प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? देखिएगा, विश्व विरासत सप्ताह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व विरासत सप्ताह की बात हो रही है, तो कब से कब तक किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जब भी कहीं विश्व स्तर की बात आती है तो कुछ दिमाग में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है 19 से 25 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 20 से 26 नवंबर, तीसरा है 22 से 28 नवंबर और चौथा है 24 से 30 नवंबर। फटाफट जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन, सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 19 से 25 नवंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। सारे विद्यार्थियों, अभी तक जिन्होंने मिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। देखिए क्या कहा गया है, विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। देखिए, ये विश्व विरासत सप्ताह में क्या कहा जा रहा है कि जो पर्यटक होंगे उनका स्मारकों में प्रवेश कैसा होगा, निःशुल्क होगा। और ये किसने कहा है? ये किसके द्वारा संरक्षित? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के द्वारा जिनको संरक्षित किया गया है, उनके बारे में बात हो रही है। आप इसके बारे में जानते होंगे कि आर्टिकल 49 भी हमने इसी संदर्भ में आपको बताया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ यूनेस्को इस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, यूनेस्को संस्था इस पर कार्य कर रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कार्य कर रहा है। तो हमारी विरासत के संरक्षण का प्रयास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि किस देश के साथ में यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है, वह कौन सा देश है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी जापान। पहले विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप उसे जरूर सब ज्वाइन कर लीजिए। और एप्लीकेशन हमारा है गूगल प्ले स्टोर पर, उससे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, अपने साथ जुड़ जाइए, ताकि सारी चीज़ों में हम लोग एक साथ जुड़ करके ढेर सारे चीज़ों का आदान प्रदान कर सकें, संवेदनाओं, सूचनाओं और ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यूके। यूके के साथ में जो ये चीज हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है, तो वह देश है यूके। भारत और यूके भारत और यूके एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष के, ध्यान दीजिएगा, आयु सीमा क्या है? 18 से 30 वर्ष के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक, क्वेश्चन देखिए कई बन रहे हैं, कौन से लोग? जो 3000 लोग हैं जो डिग्री धारक हैं, यानी जो ग्रेजुएट हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, ऐसे नागरिकों को हर 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति होगी। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारस्परिक होगी और 2023 में इसकी शुरुआत होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपके 18 से 30 वर्ष का आदमी है, 3000 लोगों के लिए, 3000 नागरिकों के लिए व्यवस्था है, 2 साल के लिए व्यवस्था है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न न केवल छोटी परीक्षाओं बल्कि सिविल सर्विसेज में या अन्य परीक्षाओं में विस्तार से आते हैं, स्टेटमेंट पे आधारित होकर के, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में सरकारी बैंकों की CEO का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि सरकारी बैंकों के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर कितने साल किया गया है?
ऑप्शन है 5 इयर्स, ऑप्शन दूसरा है बी 10 साल, ऑप्शन सी 12 साल, ऑप्शन डी 15 साल। ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेगा और अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका आंसर है 10 इयर्स यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष बढ़ाने की बात कही गई है कि 10 वर्ष तक बढ़ाने के संदर्भ में बोला गया है कि 10 वर्ष हो सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को देख लें। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक के लिए अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। यह सीमा निर्धारित कर दी गई है 10 वर्ष। इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी, जो 45-50 साल की उम्र में ही पूर्णकालिक निदेशक बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 इयर्स क्वेश्चन बन सकता है, इस पर नजर होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? Recently, the Chief Minister of which state has launched the Amar Sarkar portal? This is a very important question of the day. इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी केरला। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में पढ़ाई करते रहना, निरंतर लगे रहना, ये बताता है कि आप उसके प्रति कितने संवेदनशील हैं। अगर हमें पढ़ना है तो मन खुश करके पढ़ना चाहिए, दिन की शुरुआत भी अच्छी भावना के साथ करनी चाहिए, ताकि हम जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। जीवन जीना और एक बेहतर तरीके से जीना, दोनों में फर्क है। प्लीज, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि हम चीजों को बेहतर से बेहतर कर सकें। आइए देखते हैं, इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने ये अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कि जन जो भावना है, जन संवेदना है, उससे जुड़ना, जन समस्याओं का समाधान करना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर दरवाजे तक पहुंचे और लोगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है। वेब पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। तो देखिए क्या है, एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि जनता की भागीदारी हो सके, जनता समझ सके उन तमाम योजनाओं को जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं, राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं, उन्हें आसानी से उनके बारे में जानकारी मिल सके और चीजें सही दिशा में जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस राज्य की बात की जा रही है? पहला हाथी मृत्यु ऑडिट। आए दिन आप सुनते होंगे कि हाथी मर गया, हाथी को मार दिया गया। अभी बहुत सारी घटनाएं पिछले वर्ष से लेकर लगातार चली आ रही है, तमाम तरह की निर्मम बातों की चर्चा होती है। हाथी के बच्चे मर जा रहे हैं, हाथी मर जा रहे हैं। उस संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि ये इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा ऐसा पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया है। आइए देखिए, तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। वर्तमान में जनसंख्या और हाथियों के संरक्षण से संबंधित कई सवालों के लिए क्षेत्र में मृत्यु दर के कारणों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। देखिए इसका उद्देश्य है कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम चीजों पर निगरानी करेंगे, तो उससे हमें हाथियों की मौत के बारे में पता चलेगा कि वास्तविकता में हाथियों की मृत्यु के कारण क्या हैं, उनके जीवन से संबंधित क्या ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए मृत्यु लेखा परीक्षा यानी इसको ऑडिट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है ऑडिट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य है तमिलनाडु। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, ईटानगर के होलांगी में, ध्यान दीजिएगा,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस वर्ष के लिए आपके लिए। ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। होलांगी में है, अरुणाचल प्रदेश है, और डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी अमित सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने उड़ान ब्रोशर लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी गए और उन्होंने वहां पर उसका उद्घाटन किया। तो ये अच्छा प्रश्न हो सकता है अरुणाचल प्रदेश के होलांगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में किसे दोबारा आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे दोबारा आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, ऑप्शन बी ग्रेग चैपल, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। अच्छा प्रश्न है, ऐसे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिएगा। इसका पीडीएफ हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए भैया, इसका सही आंसर है ग्रेग बार्कले। ये आंसर इनका याद रखिएगा, परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपसे कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद हम लोग मिस्टेक करें, इसलिए एक बार ध्यान दीजिएगा। सारे विद्यार्थियों, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया। बार्कले का नया कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इसके अलावा भारतीय कंट्रोल बोर्ड सचिव जय साय को आईसीसी की ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। तो इनका भी नाम आपने सुन रखा है, इन्हें भी आप जानते हैं, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, ये बताया गया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, ध्यान रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इसे दिमाग में रखने की जरूरत है। सुप्रभात का समय चल रहा है, अच्छी भावना, अच्छे विचारों के साथ जीवन की शुरुआत करिए ताकि जीवन में हमेशा सुप्रभात बना रहे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है? Which pollutant is not included in the National Air Quality Index? Option A lead, option B sulfur dioxide, option C nitrogen oxide और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। यह इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। आइए, वायु प्रदूषण विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के केंद्र में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर देश के 240 शहरों को कवर करते हुए राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चला रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की गुणवत्ता को बताता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सूचकांक है उसका उद्देश्य क्या है, कि हवा की क्या गुणवत्ता है, उसमें कौन सी गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, किनकी वजह से ज्यादा खतरा हो सकता है, इन सारी चीजों की सूचना देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस समय रेलिवेंट है और इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंध किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से है? एनजेसी की बात की जा रही है, नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात हो रही है कि यह किससे संबंधित है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल कमीशन? ऑप्शन ए 97, 98, 99, 100। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार परीक्षाओं में आपको मिलेगा। 2014 में जब मोदी जी सरकार लेकर आए
तो ये कमीशन लाया गया जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब फिर उसी विषय पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कॉलेजियम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो ऐसे प्रश्न के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आइए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की गई है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था है सीनियर मोस्ट 4 जजेस के द्वारा, 4 जजेस की रिकमेंडेशन को ही सीजीआई जो है प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। तो उस संदर्भ में जो प्रयास इन लोगों का था नेशनल जुडिशियल कमीशन का, कहीं न कहीं इस पर चर्चाएं हो रही हैं, इसको लेकर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता मौजूद है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी बहुत चर्चा में है और देश की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आपको ये दिमाग में आ रहा होगा। मैंने पहले भी कहा है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44 है। इससे एक क्वेश्चन आने की इस साल बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पूरे वर्ष भर कहीं न कहीं कुछ घटनाक्रम इन मुद्दों पर रहा है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर है मेरे भाई गोवा। तो रट लीजिएगा, यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है और समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी समुदाय के लोगों के लिए, सभी संप्रदायों से जुड़े हुए लोगों के लिए पर्सनल मैटर पर एक समान कानून का होना। एक समान कानून सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, सिख, कोई भी हो। 8 धर्म जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से कोई भी धर्म भारत के अंदर है, सबके लिए एक समान कानून हो। उसमें भेदभाव ना हो कि विवाह के संदर्भ में अलग है और विवाह विच्छेद के संदर्भ में अलग है, भरण पोषण के संदर्भ में अलग है। अच्छा आर्टिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इस वर्ष की परीक्षाओं में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अब समान नागरिक संहिता के मामले को रफ्तार मिल सकती है। समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून बनाने की मांग करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि जो पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल मैटर के संदर्भ में भी पूरी व्यवस्था की बात है कि एक समान कानून होना चाहिए। आइए, प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट में एसएससी जीडी के लिए एक विशेष प्रोग्राम संचालित हो रहा है। उस प्रोग्राम में हम सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क क्लासेस का एक प्रारूप लेकर आए हैं। उन्हें सारी चीजों के पीडीएफ अवेलेबल कराए जा रहे हैं और उन्हें सारी पढ़ाई के बारे में फास्टेस्ट मोड में हम लोग कुछ कार्य करने जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी मिशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं या पढ़े हैं पूर्व में, पुरातन छात्र हैं या प्रयागराज में या आसपास के क्षेत्रों में कहीं रहते हैं, तो वो 9 बजे की क्लास में कल से यानी 25 नवंबर से आज की क्लास में 25 नवंबर से 9 बजे आएंगे या 1 बजे आएंगे। 2 टाइमिंग्स हैं उनकी क्लास का, या तो 1 बजे या 9 बजे। 6 आवर्स की क्लास होने जा रही है। सभी विषय, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और पूरा जीएस, इन सभी विषयों पर चर्चा होने जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के जीवन को हम सफल बना सकें। अनंत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सुप्रभात है। माँ भगवती, माँ कामाख्या, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, दुनिया की समस्त दैवी शक्तियां आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। माता पिता, परिवार का आशीर्वाद बना रहे, जीवन पर आप सफल हो सकें, सफलताओं की ऊंचाइयों को छू सकें। जय हिंद।